गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। डी&ए ब्लॉक चैप्टर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं कि उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एक्शन ऑफ हीट K2Cr2O7 को हीट करने पर कौन से कंपाउंड का निर्माण होता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब K2Cr2O7 का रिएक्शन कोल्ड H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और हॉट H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है इसको देखेंगे, और इससे किसका टेस्ट किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इन सब को समझने के लिए हम लोग को क्रोमियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को याद रखना जरूरी है कि कौन कौन सा कंपाउंड क्रोमियम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका कि प्रिपरेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड आप लोगों को पहले से पता है, जैसे यहाँ पर है K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाई है मतलब यहाँ पे क्रोमियम 2 है। उसके बाद है K2Cr2O4, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ पे डाई नहीं लगा है मतलब कि क्रोमियम 1 है, तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला हो गया K2Cr2O4। ये दो कंपाउंड पहले से आप लोगों को पता है। अब कुछ कंपाउंड है जिसको आप लोगों को याद रखना है। हम लोग को पता है कि क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 आया है और यहाँ पर 3 आया है, इसका मतलब कि वैलेंसी चेंज हुआ है। तो इसका नाम हो गया क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम क्लोराइड, तो याद रखना कि क्रोमियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrCl3। उसके बाद है हम लोग का क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Cr2O3। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 आया है, और यहाँ पे क्रोमियम का वैलेंसी 3 है तो यहाँ पर 3 आया है। तो इसका मतलब वैलेंसी चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और क्रोमियम का वैलेंसी 3। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमियम का वैलेंसी 3 है और सल्फेट SO4 का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर भी वैलेंसी चेंज हुआ है। इसका नाम क्या है? क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट, तो क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है Cr2SO4 का होल थ्राइस। ये हो गया। उसके बाद ये जो कुछ कंपाउंड है ये इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण बन पाया है। यहाँ पर वैलेंसी चेंज नहीं हुआ है, तो याद रखना है कि यहाँ पे वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, हम लोग को पता है कि क्रोमियम का अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो उससे ये सब कंपाउंड बना है। इस सबका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है CrO5, इसका नाम है क्रोमिक परऑक्साइड। क्रोमिक परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कुछ ऐसा भी होगा जिसमें कि ऑक्सीजन का चार्ज -1 आएगा। हम लोग को नॉर्मली पता है कि ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज -1 होता है। तो उसको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिलहाल फॉर्मूला याद रखना है कि CrO5 को बोलते हैं क्या है, तो इसको बोलते हैं क्रोमिक परऑक्साइड। उसके बाद ये हम लोग का CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इसी के बारे में हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, उसमें यही कंपाउंड बनेगा और ये क्लोरीन टेस्ट को देगा, जिसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट कंपाउंड आप लोग को याद रखना है CrO3। यहाँ पर भी वैलेंसी चेंज नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है कि CrO3, इसका नाम क्या? तो नाम है क्रोमिक अनहाइड्राइड। क्रोमिक अनहाइड्राइड। तो ये 8 कंपाउंड है क्रोमियम का जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को शुरू करेंगे, और आज काफी रिएक्शन होने वाला है। लिखिए आप लोग इसको। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे तैयार किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे तैयार किया जाता है, अब आप लोग समझिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ठीक से ध्यान देना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जिस कंपाउंड से बनाया जाता है उसका नाम है क्रोमाइट ओर। उसका नाम क्या है? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से हम लोग बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, जिसका कि फॉर्मूला होता है FeCr2O4। FeCr2O4 फॉर्मूला है किसका? क्रोमाइट ओर का। तो याद रखना है आप लोग को कि K2Cr2O7 को जो हम लोग बनाते हैं, ये बनाने का 3 स्टेप है।
3 स्टेप रिएक्शन होगा तो हम लोग को लास्ट स्टेप में आकर के K2Cr2O7 मिलेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस ओर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो याद रखना है क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला है Fe Cr2O4। 3 स्टेप क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्रोमाइट ओर को बदलेंगे सोडियम क्रोमेट में। फर्स्ट स्टेप में क्या बदलेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि ये जो क्रोमाइट ओर है इसको बदलेंगे सोडियम क्रोमेट में। सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को बदलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। और थर्ड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट को बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो हम लोग को 3 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? क्रोमाइट ओर को बदलेंगे सोडियम क्रोमेट में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सोडियम क्रोमेट को बदलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट को बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो ये दोनों रिएक्शन आप लोग को पहले से आ रहा है। मेन रिएक्शन ये वाला है, इसको याद रखना है। ये दोनों रिएक्शन इजी है। यहाँ पे करना क्या है कि सोडियम को हटाना और पोटेशियम को लाना है। डाइक्रोमेट यहाँ भी है, डाइक्रोमेट यहाँ भी है। तो सोडियम का रिएक्टिविटी कम होता है और पोटेशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो हम लोग सोडियम को हटाएंगे और पोटेशियम को लाएंगे। इसमें क्या करना है कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रोमेट से अगर डाइक्रोमेट को लाना है तो रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, और अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट को लाना है तो रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं इस पर क्लास ले चुका हूं। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो पहले पीछे का वीडियो लेक्चर को देखें ताकि ये स्टेप उसको आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमाइट ओर से। तो क्रोमाइट ओर से अगर सोडियम क्रोमेट बनाना है तो याद रखना है कि रिएक्शन करवाना पड़ता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। हम लोग क्रोमाइट ओर का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर के प्रेजेंस में। वायु के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग, जिसका कि हिंदी है जारन। तो याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि क्रोमाइट ओर का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर के उपस्थिति में, हवा के उपस्थिति में। तो हम लोग को क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सोडियम क्रोमेट, और इसमें हेमेटाइट, और चूंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होता है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है FeCr2O4। इसका रिएक्शन हम लोग को करवा देना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट, जिसका कि फॉर्मूला क्या होगा? तो Na2CO3। और एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस मतलब रिएक्शन में क्या आएगा? O2। तो इस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। हिंदी में नाम है जारन। जब किसी रिएक्शन को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हवा की उपस्थिति में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। तो याद रखना है कि जब क्रोमाइट ओर का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो यहाँ पर प्रिपरेशन होता है सोडियम क्रोमेट का। तो सोडियम क्रोमेट, जिसका कि फॉर्मूला आप लोग को याद है Na2CrO4। Na2CrO4, इसका नाम क्या है? सोडियम क्रोमेट। और आप लोग को याद रखना है कि इसमें बनता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। और यहाँ पर दिख रहा है कि कार्बोनेट है, CO3 को कार्बोनेट। जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोनेट आएगा तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगा। तो यहाँ पर बाहर हो जाता है CO2 गैस। तो CO2 गैस रिलीज होता है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये था कि क्रोमाइट ओर को बदलना था सोडियम क्रोमेट में। तो ये क्रोमाइट ओर है, इसको बदल दिया हम लोग किस में? सोडियम क्रोमेट में। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में ये करा है कि सोडियम क्रोमेट को बदलना है सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये जो हम लोग का बना फर्स्ट स्टेप में जो बन गया है ना, फर्स्ट स्टेप में जो बना, क्या बना फर्स्ट स्टेप में? तो फर्स्ट स्टेप में बन गया Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को बदलना है डाइक्रोमेट में। तो मैं बता चुका हूँ कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए रिएक्शन करवाना पड़ता है एसिड के साथ। तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ। तो जब इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? तो याद रखना है कि जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो ये बदल जाता है किस में? तो ये बदल जाता है डाइक्रोमेट में। तो ये बना देगा Na2Cr2O7। तो ये तो बनेगा ही। अब यहाँ दिख रहा है कि SO4 है, लेकिन यहाँ पर SO4 नहीं है। तो SO4 नहीं है तो यहाँ का जो मेटल है सोडियम, वो इसके साथ भी रिएक्शन करेगा और ये बना देगा
Na2SO4 Na2SO4 और यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर भी बनेगा H2O। देख लेते हैं जरा ये बैलेंस है या ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सोडियम 2 गो है, जबकि यहाँ 2 और 2 4 है। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो इसका मतलब यहाँ बैलेंस में 2 लगेगा। तो जैसे 2 देंगे तो यहाँ पे भी 4, उधर भी 4, यहाँ पे क्रोमियम 2, उधर भी क्रोमियम 2 है ना। यहाँ भी SO4 1, यहाँ भी SO4 1। यहाँ पर ऑक्सीजन गिन लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया 4 दूना 8, 8 और 4 8 4 12। तो यहाँ पे गिन लेते हैं 7, 7 और 4 7 4 11, 11 और 1 12। हाइड्रोजन उधर 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। तो अब हम लोग का सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करवाएं कि क्रोमेट का, सोडियम क्रोमेट का एसिड से रिएक्शन किया और बदल दिया किस में, डाइक्रोमेट में। अब जो थर्ड स्टेप में है, ये काफ़ी आसान स्टेप है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये जो Na2Cr2O7 है, मतलब सोडियम क्रोमेट है, इसको बदलना है पोटेशियम में। तो इसका मतलब यहाँ पर सोडियम को हटा के पोटासियम लाना है। तो हम लोग इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, तो रिएक्शन करवा देंगे KCl के साथ। तो याद है हम लोग को कि सोडियम का रिएक्टिविटी कम होता है, पोटासियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। ये कम क्रियाशील है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये साइज में बड़ा है, इस कारण से ये आसानी से इसको हटा लेगा। तो यहाँ पर से सोडियम हटेगा और इसके जगह पर कौन आ जाएगा, पोटासियम आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या बना देगा, तो ये बना देगा K2Cr2 है ना, और O7 और प्लस में यहाँ का Na यहाँ के Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, तो ये बना देगा NaCl, है कि नहीं, NaCl। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सोडियम 2 गो और उधर सोडियम 1 गो है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2। यहाँ पे क्लोरीन हो गया 2, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर दिख रहा है कि पोटासियम 2, यहाँ भी पोटासियम 2, सोडियम 2, उधर भी सोडियम 2, यहाँ क्रोमियम 2, यहाँ भी क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, ये बैलेंस हो गया। तो याद रखना है कि सोडियम को हटा के पोटासियम लाना है, तो रिएक्शन किसके साथ, KCl के साथ। तो कई स्टेप है, 3 स्टेप है, और थर्ड स्टेप में जा करके हम लोग को मिल जाता है K2Cr2O7। तो अगर एग्जाम में आया कि K2Cr2O7 को कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग को ये 3 स्टेप लिख करके दिखाना है। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये हम लोग का बैलेंस में है, और इसको बैलेंस जब कीजिएगा तो काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप का डायरेक्ट एक ट्रिक याद करके जाना है, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप लोग को याद रखना है 48, 78 और 28, 48, 78, 28। ये एक ट्रिक है जिससे हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। 48 मतलब यहाँ पर 4 लगेगा और यहाँ पर 8 लगेगा। 78 इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 लगेगा, है ना, यहाँ पर 7 लगेगा और फिर यहाँ पर 8 लगेगा, ठीक है। उसके बाद है 28, यहाँ पर 2 लगेगा और फिर यहाँ पर 8 लगेगा। तो ये ट्रिक से आपको आसानी से ये बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर Fe 2 गो है, यहाँ पर Fe 4 है, तो यहाँ पर भी Fe 4 है। यहाँ पर सोडियम हो गया 8 दूना 16, तो यहाँ पर भी 8 दूना 16। यहाँ पे क्रोमियम हो गया 4 दूना 8, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रोमियम भी 8, है ना। बाकी हमको लग रहा है कि सब कुछ बैलेंस है। तो याद रखिएगा कि इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है 48, 78 और 28। तो इस तरह से हम लोग को अगर एग्जाम में आया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो 3 स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइड, है ना, क्रोमाइड और का रिएक्शन करवाएंगे किससे, सोडियम कार्बोनेट से। अच्छा एक बात और याद रखना है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जगह पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो भी सही होगा। याद रखना है कि इसके जगह पर अगर हम लोग रिएक्शन करवा दे NaOH के साथ, इसको नहीं लेकर के इसको ले लें, तो अंतर केवल ये आएगा कि कार्बोनेट था तो यहाँ पर CO2 गैस बाहर हुआ है, और अगर यहाँ पर OH लेंगे तो यहाँ पर H2O बाहर होगा, यहाँ पर जल बाहर होगा H2O। तो याद रखना है कि बुक में ये भी दिया हुआ है और बुक में ये भी दिया हुआ है। ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, चाहे तो NaOH यूज कर सकते हैं और या फिर Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। आप लोग इसको लिखिए। तो अभी हम लोग देख लिए कि K2Cr2O7 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग ये देखें कि इसका 3 स्टेप रिएक्शन है। याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस अयस्क के द्वारा, किस ओर के द्वारा, याद रखना है ओर को अयस्क कहते हैं, किस अयस्क के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखना है क्रोमाइट ओर।
क्रोमाइट और का फार्मूला याद रखना है FeCr2O4, FeCr2O4। अब हम लोग ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग को ये जानना है कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन कोल्ड H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और हॉट H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवा रहे हैं कोल्ड H2SO4। कोल्ड कहने का मतलब कि ये अप्रोक्स जो इसका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सी, 0 से 5 डिग्री सी। तो याद रखना है कि जब रिएक्शन कोल्ड बोला जाएगा तो 0 से 5 डिग्री सी, हम लोग को पता है कि 0 डिग्री सी पर आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो इसका मतलब अभी जो इस रूम का भी टेम्परेचर है वो भी कम से कम 30 डिग्री सी होगा। इसका मतलब ये काफ़ी ठंडा है ना, ये अप्रोक्स बर्फ के समान ठंडा रहता है, तब उस टाइप का ये रिएक्शन है। तो हम लोग को ये जानना है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवाते हैं किससे, कोल्ड H2SO4 से, तो क्या बनेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन जब हॉट H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो इसको समझने के लिए पहले आप लोग ये समझिए कि H2SO4 दो तरह से रिएक्शन करता है। ये जो H2SO4 है इसका दो तरह से रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन ये है, ये दो तरह से टूट सकता है। ये जो H2SO4 है इसको हम लोग एक तरीका से तोड़ सकते हैं H+ में, इससे एक हाइड्रोजन हट गया और फिर बन जाएगा HSO4 माइनस, है ना, HSO4 माइनस। इसको दूसरा तोड़ने का तरीका है कि दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, दोनों अलग होगा तो ये बनाएगा 2H+ और फिर ये केवल बच जाएगा तो ये बन जाएगा SO4 और इस पर आ जाएगा 2 माइनस। तो याद रखना है कि H2SO4 इस तरह का से भी टूट सकता है और इस तरीका से भी टूट सकता है। तो कोल्ड में वो इस तरीका से टूटा है और हॉट में वो इस तरीका से टूटा है। तो ध्यान रखना है कि इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं, इसको बायसल्फेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बायसल्फेट। हाइड्रोजन H पे जब प्लस आता है तो उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ये भी, हाइड्रोजन ये भी, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे बायसल्फेट और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फेट। तो अब आप लोग रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक पोटासियम यहाँ पर इससे एक H+ हटा है, एक हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पर एक पोटासियम चला गया। तो एक पोटासियम गया है तो यहाँ पे बन गया KHSO4। इसका मतलब H2SO4 से एक H हट गया और उसके जगह पर क्या आ गया, K आ गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम याद है पोटेशियम बायसल्फेट। इसका नाम हो जाएगा पोटासियम बायसल्फेट। तो याद रखना है कि जब हम लोग K2Cr2O7 का रिएक्शन कोल्ड H2SO4 के साथ कराते हैं तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ये बनता है हम लोग का क्रोमिक अनहाइड्राइड। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को जब पूछा जाएगा तो मेन प्रोडक्ट ये है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रतिक्रिया कोल्ड H2SO4 के साथ कराते हैं। क्या होता है जब, व्हाट्स हैपन व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद कोल्ड H2SO4। तो हम लोग इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में ये लिखेंगे कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रतिक्रिया कोल्ड H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्रोमिक अनहाइड्राइड का निर्माण होता है। याद रखना है मेन प्रोडक्ट ये है, इसके बारे में याद रखना है, क्रोमिक अनहाइड्राइड का निर्माण होता है। तो आप लोग आंसर में ये वाला लिखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे देगा, दूसरा नंबर ये देगा कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रतिक्रिया हॉट H2SO4 के साथ कराते हैं। व्हाट्स हैपन व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट विद हॉट H2SO4। तो हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं, इसमें हम लोग ये करेंगे कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन इससे करवाएंगे तो यहाँ पर दो मेटल है, एक पोटासियम एक क्रोमियम। तो जिस तरह से यहाँ पर एक कंपाउंड बना पोटासियम का और फिर एक कंपाउंड बना क्रोमियम का, तो उसी तरह एक कंपाउंड यहाँ पोटासियम का और एक कंपाउंड क्रोमियम का, लेकिन हॉट वाले में वो इस तरीका से टूटा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का K यहाँ के SO4 के साथ रिएक्शन किया था। K का रिएक्शन जब SO4 से हुआ तो बना K2SO4। यहाँ पर जब Cr बताए थे हम, क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है। तो क्रोमियम का वैलेंसी जब रिएक्शन जब SO4 से हुआ तो बना क्या, बन गया यहाँ पर Cr2SO4 का होल 3, क्रोमियम सल्फेट। ये होगा क्या, पोटेशियम सल्फेट। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हम लोग का ये है। तो याद रखना इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमियम सल्फेट। मैं शुरू में लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब K2Cr2O7 का रिएक्शन हॉट H2SO4 के साथ कराते हैं। तो लिखेंगे आंसर में कि जब K2Cr2O7 का रिएक्शन हॉट H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्रोमियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो ये हो गया कोल्ड रिएक्शन और ये हो गया हॉट रिएक्शन। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और जो मैंने बोला उसको लिख करके इसका आंसर को लिखिए।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे क्या होता है, एक्शन ऑफ हीट। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर दो तरह का रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट रिएक्शन ये है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, और सेकंड रिएक्शन ये है कि पोटासियम को हटाकर अगर उसके जगह पर अमोनियम ले लें, के को हटा दे और NH4 ले लें, इस पे भी एक प्लस होता है और इस पे भी एक प्लस होता है, तो इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट यहाँ भी है, डाइक्रोमेट यहाँ भी है, केवल पोटासियम हट गया और अमोनियम आ गया। तो अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बाहर होता है, और जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर होता है। तो इसके बारे में पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। और आंसर में लिखिए, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो क्रोमिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो क्रोमिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए आप लोग, यहाँ पर रिएक्शन में क्या है कि K2Cr2O7 को जब गर्म किए हैं तो डाइक्रोमेट बदल गया है क्रोमेट में। डाइक्रोमेट किसमें बदल गया है, क्रोमेट में, और इसमें मेन कंपाउंड जो बनता है वो बनता है Cr2O3 जिसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि क्रोमिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। सिर्फ आंसर बताना है कि क्रोमिक ऑक्साइड, हो सकता है ऑप्शन में दिया हो Cr2O3। तो याद रखना है आप लोग को कि क्रोमिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछा कि अमोनियम डाइक्रोमेट, तो इसका क्वेश्चन सेकंड लिख लीजिए कि क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करता है। और आंसर में लिखिए, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो क्रोमिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, क्रोमिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर से K हट गया और उसके जगह पर आ गया NH4। याद रहे कि NH4 पर एक प्लस होता है, एक प्लस होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम। इसका नाम क्या, अमोनिया। अमोनिया अलग है, अमोनिया NH3 होता है, यहाँ NH4 और ये रेडिकल, इस पर एक प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव रेडिकल धन मूलक है। तो याद रखना आप लोग को कि जब इसको गर्म करते हैं तो क्रोमिक ऑक्साइड, याद रहे कि क्रोमिक ऑक्साइड ही दोनों में बन रहा है। तो दोनों के लिए कॉमन याद रखना है कि दोनों में से किसी को भी गर्म करें तो मेन प्रोडक्ट यही बनता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें हम लोग का ऑक्सीजन गैस बाहर होता है और इसमें हम लोग का नाइट्रोजन गैस बाहर होता है। तो आप लोग इस रिएक्शन को उतारिए। लिख लिया आप लोग। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि अम्लीयकृत K2Cr2O7, अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएं। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएं। एसिडिक KMnO4 की प्रतिक्रिया, एसिडिक KMnO4 की प्रतिक्रिया H2O2 से कराएं, H2O2 से कराएं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, याद रखना है कि जब K2Cr2O7 अम्लीयकृत मतलब रिएक्शन में H2SO4 रहेगा, तो अम्लीयकृत K2Cr2O7 का प्रतिक्रिया करना है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है तो इसमें मेन कंपाउंड बनता है क्रोमिक परऑक्साइड। इसमें मेन कंपाउंड क्या बनता है, क्रोमिक परऑक्साइड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराते हैं तो कौन से कंपाउंड का निर्माण होता है। तो एक लाइन में आंसर देना है कि क्रोमिक परऑक्साइड का निर्माण होता है। फार्मूला याद रखना है, फार्मूला है CrO5। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब अम्लीयकृत K2Cr2O7 की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्रोमिक परऑक्साइड का निर्माण होता है, क्रोमिक परऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि पोटासियम है, ये पोटासियम यहाँ के SO4 के साथ मिल करके K2SO4 बनाया है और हाइड्रोजन जो है वो H2O बाहर किया है। और बैलेंस के लिए यहाँ पर 4 लग गया है, यहाँ पर 2 लग गया और यहाँ पर 5 लग गया है। याद रहे
कि रिएक्शन में बैलेंस करना जरूरी नहीं है। रिएक्शन में ये जरूरी है कि आपको रिएक्शन अच्छा तरीका से याद होना चाहिए और उसमें मेन कंपाउंड क्या बन रहा है उसका नाम और उसका फार्मूला याद रहना चाहिए। याद रहे, अगर आप रिएक्शन में बैलेंस नहीं भी कर पाते हैं एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देना है कि रिएक्शन आप सही सही लिख सकिए और रिएक्शन का जो मेन कंपाउंड बन रहा है उसका नाम और उसका फार्मूला वो आपको सही तरीका से याद रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के देगा तो हमको फार्मूला ही काम आएगा। तो याद रखना है आप लोग को कि जब हम लोग अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं, ये रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में होता है और कंपाउंड जो मेन बनता है वो है CrO5 क्रोमिक पेरोक्साइड, जिसका कि डीप ब्लू कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। मैं बहुत पहले एक कलर पे भी लेक्चर ले चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था कि इसका कलर डीप ब्लू होता है और कंपाउंड का कलर आप लोग को याद रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू होता है। जो कलर वाला लेक्चर नहीं देख पाए वो पीछे के कलर के लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन है, इसमें हम लोग को CrO5 का कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना है। स्ट्रक्चर में हम लोग को पता है कि क्रोमियम जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है 6 अनपेयर्ड के कारण। तो यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम के पास में 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। इस क्रोमियम का 6 बॉन्ड पूरा हो गया। अब हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड इसका तो हो गया, लेकिन इसका एक ही बॉन्ड हो पाएगा। तो एक बॉन्ड ये यहाँ बनाएगा और एक बॉन्ड ये यहाँ बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमिक पेरोक्साइड का। इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बटरफ्लाई मतलब तितली के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। याद रहे कि जो ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ जुड़ा होता है उस ऑक्सीजन को नॉर्मल ऑक्सीजन कहता है और उस पर चार्ज -2 होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के ही साथ बन जाए तो ऐसे ऑक्सीजन को परऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। और परऑक्साइड वाले पर चार्ज जो होता है वो -1 होता है। चार्ज कितना होता है? -1। तो इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ के किसी दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे और उस पर चार्ज -2 होगा। और अगर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो तो ऐसे ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड। तो याद रहे ये परऑक्साइड है और ये वाला भी परऑक्साइड है, H2O2, नाम ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आया तो उसको हम लोग परऑक्साइड कहते हैं। और याद रहे परऑक्साइड का चार्ज कितना होता है? परऑक्साइड का चार्ज होता है -1 और हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1। किसी भी कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 होता है। देखिए 2 + 2 - 0 हो जाएगा। और यहाँ पर चार्ज अगर हम लोग को क्रोमियम का पूछेगा तो कितना होगा? तो -1 -2 -3 -4 और -6। तो इसका मतलब क्रोमियम का जो चार्ज निकलेगा, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो +6 निकलेगा। याद रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं आता है और क्रोमियम का आंसर 6 से ज़्यादा नहीं आता है। अगर हम लोग नॉर्मल अगर किसी स्टूडेंट को पूछिए कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो इसको तुरंत x मानेगा और इसका कर देगा -2 और -2 लेके इसका कर देगा -10 बराबर 0 और x बराबर निकाल देगा +10। याद रहे ये +10 गलत है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं होता है और ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज़्यादा होता ही नहीं है। और यह आंसर क्या निकल रहा है? +10। तो ये गलत क्यों हो गया? ये गलत ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर पांचों ऑक्सीजन का -2 ले लिया गया, जबकि यहाँ पर सभी ऑक्सीजन एक जैसा नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर चला जाए, 8 से ज़्यादा चला जाए, समझना है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखें, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जो है ये परऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो नॉर्मल ऑक्साइड का चार्ज -1 और परऑक्साइड का चार्ज नॉर्मल ऑक्साइड का चार्ज -2 और परऑक्साइड का चार्ज -1। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इसका एग्जाम में 2 नंबर में इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। तो आप लोग इस रिएक्शन को उतारिए। आपको क्वेश्चन तो मैं लिखवा ही दिया हूँ, इसका आंसर लिख लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है? क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है?
और आंसर में लिखे कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से क्लोरीन की जांच होती है, क्लोरीन आयन की जांच होती है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से क्लोरीन आयन की जांच होती है, मतलब सॉल्यूशन में क्लोरीन आयन Cl माइनस आयन है या नहीं है, ये बताता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो जरा देखते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। CrO2Cl2 को ही बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अगर ये कंपाउंड बना तो इसका मतलब क्रोमाइल टेस्ट हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दिया। अगर ये कंपाउंड नहीं बना तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं दिया। और इस कंपाउंड का कलर है ऑरेंज रेड वेपर। ऑरेंज रेड कलर का फ्लेम बनता है, वेपर बनता है, इवोपरेट होता है, तो वहां पर हम लोग को पता चल जाता है कि क्रोमाइल क्लोराइड बना या क्रोमाइल क्लोराइड नहीं बना। अब ये रिएक्शन कैसे है, तो रिएक्शन जरा समझिए। यहाँ पर रिएक्शन में क्या है कि फिर से अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाया जाता है NaCl के साथ, NaCl के साथ। याद रखना है कि जब अम्लीयकृत एसिडिक मीडियम में हम लोग K2Cr2O7 का रिएक्शन जब NaCl के साथ करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये जो H2SO4 है ये टूट जाता है H प्लस में और HSO4 माइनस में। HSO4 माइनस जिसको कि हम लोग बाइसल्फेट बोलते हैं, जो हम लोग थोड़ा देर पहले अभी देखे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का एक ओके, यहाँ के एक H हटेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा HSO4, तो ये बना देता है KHSO4। उसी तरह से यहाँ पर का जो सोडियम है, जिस तरह से जिस ग्रुप का पोटासियम है उसी ग्रुप का सोडियम भी है, तो सोडियम भी यहाँ पर से एक H को हटाता है और ये बना देता है NaHSO4। तो सोडियम और पोटासियम ये दोनों एक ही जैसा कंपाउंड शो करता है। और उसके बाद ये कंपाउंड बनता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बनता है और प्लस में जल बाहर होता है। तो याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस चीज का जांच करता है, ये रिएक्शन जांच करता है Cl माइनस। तो ये हम लोग का लास्ट रिएक्शन था इस टॉपिक का K2Cr2O7 का। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन इजी आया तो वो पहले के लेक्चर से काम आएगा। पहले जो हम लोग लेक्चर 10 तक कर चुके हैं वो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो आज जो मैं पढ़ाया और अब जो 2 लेक्चर और बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन तो ईजी ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, लेकिन जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट है वो रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान दें और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है वो पहले के लेक्चर पे ध्यान दें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड नहीं बनेगा। जैसे 2017 में और 2016 में 2018 में 3 साल क्वेश्चन जो आया था वो फिर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा हार्ड कर दिया था, और अभी जो 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा ईजी कर दिया है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन ईजी भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। आप लोगों का काम है कि रिएक्शन हो या फिर जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ें और अच्छे तरीक़ा से उसका तैयारी करें। आप लोग को एक बात और भी याद रखना है कि रिएक्शन अगर हार्ड लग रहा हो तो रिएक्शन का संख्या कम है। अगर आप लोग एक दिन में एक रिएक्शन भी याद करते हैं, मान लीजिए कि आज का टारगेट ले लिए कि हमको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट याद करना है, इस रिएक्शन को याद करता है, मात्र एक दिन में अगर एक रिएक्शन भी याद कीजिएगा तो पूरा इनऑर्गेनिक में 30 गो रिएक्शन से ज़्यादा नहीं है। अगर 30 ठो रिएक्शन याद कर लीजिएगा तो पूरा इनऑर्गेनिक का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखना है आप लोग को कि हम लोग को क्लास 12 में मात्र 4 चैप्टर ही इनऑर्गेनिक, और 4 चैप्टर के रिएक्शन में से 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर में रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले में रिएक्शन नहीं है। अब बाकी 3 चैप्टर में रिएक्शन है, लेकिन इन तीनों चैप्टर का मिला करके लगभग 30 से 32 रिएक्शन है पूरे इनऑर्गेनिक में। तो अगर आप टारगेट करते हैं कि एक दिन में एक रिएक्शन को याद करना है तो आप लोग का महीना दिन के अंदर पूरा इनऑर्गेनिक का रिएक्शन याद हो। इसलिए रिएक्शन से घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके याद करना है। तो आप लोग इसको अच्छा से फेयर कीजिए, एक एक रिएक्शन को बार बार याद कीजिए और लिखिए। बिना लिखे कोई भी रिएक्शन याद नहीं हो पाएगा, इसलिए लिखिए। बैलेंस पे ध्यान नहीं देना है, रिएक्शन सही लिख पा रहे हैं क्या नहीं लिख पा रहे इस पे देखना है, और मेन कंपाउंड का नाम याद है या नहीं उसको आप लोग को दिमाग में रखना है। हम कोशिश करेंगे कि डेली एक एक वीडियो, अब हम लोग डेली एक एक वीडियो रेगुलर रखें। अभी वीडियो जो आ रहा था वो एक दिन के बाद एक दिन आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अब इस रिएक्शन को लिख लीजिए, आप लोग कि हम लोग जब अम्लीयकृत K2Cr2O7 का रिएक्शन NaCl के साथ कराते हैं तो हम लोग को मेन कंपाउंड क्या बनता है, मेन कंपाउंड बनता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और याद रखना इसका नाम है पोटेशियम बाइसल्फेट और इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, वो क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से पूछता है कि NaCl क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है जबकि AgCl क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, तो AgCl क्यों नहीं देता है और NaCl ये टेस्ट क्यों देता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि AgCl जो है ये
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता और ये देता है, तो आंसर हमको बताना है। कभी कई क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों नहीं देता है, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में जरा समझिए। सबसे पहले मेरा एक एम ट्रिक याद रखिएगा कि कौन कौन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में देता है। तो एजी ने देता है, पीवी ने देता है, एसएन ने देता है और एचजी ने देता है। सिल्वर ने देता है, लेड ने देता है, एंटीमनी ने देता है और मरकरी ने देता है। ये चारों जो है, ये चारों, ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट ये लोग नहीं देता है। तो नहीं देता है तो उसका रीजन हम लोग समझते हैं। अभी पहले याद रखने का ट्रिक क्या है, आज प्रभु सब होंगे। आज एजी से आज, पीवी से प्रभु, एसबी से सब और एचजी से होंगे। आज प्रभु सब होंगे, याद रखना कि इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको पता रहेगा कि आज प्रभु सब होंगे, जिससे मतलब पता रहेगा कि ये वाला, ये सब जो एलिमेंट है, इस सब का जो क्लोरीन बनेगा वो सब ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। अब हमको ये जानना है कि ये सब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्यों नहीं देता है, जबकि NaCl देता है और KCl भी देता है। तो ये दोनों क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। अब बाकी जो ये जो चारों एलिमेंट है, ये चारों एलिमेंट ये टेस्ट नहीं देता है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दोनों जो कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड आयनिक है। ये दोनों कंपाउंड क्या, आयनिक। तो जैसे ये पानी में जाता है, तो पानी में जाता है तो ये आयन में टूट जाता है, ये बना देता है K+ और ये बना देता है Cl-। तो चूंकि इसमें Cl- है, इस कारण से ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। जबकि ये जो कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, याद रहे ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट, मतलब शेयरिंग से बना हुआ है, साझेदारी से बना है। तो जब साझेदारी से बनेगा तो अगर इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये आयन देने वाला नहीं है। तो याद रखना है कि ये आयन नहीं देगा, और जब ये आयन नहीं देगा तो ऐसे कंडीशन में ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये नहीं देगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि AgCl कोवैलेंट कंपाउंड है, जो पानी में घुल करके भी Cl- आयन नहीं देता है, इसलिए ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है। तो आप लोग इस रिएक्शन को उतार लीजिए और इस रिएक्शन को उतार करके इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।